नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आखिरकार कचरे के डिब्बे में पहुंची गई हिंदू आतंकवाद की वो फर्जी थ्योरी जिसके जरिए भारत में सनातन धर्म को बदनाम करने की सियासी साजिश रची गई थी। हिंदू आतंकवादी हैं, ये खतरनाक नैरेटिव फैलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया था। भगवा आतंकवाद जैसा शब्द जानबूझकर गढ़ा और प्रचारित किया गया और जब देश ने आतंकी हमला झेला, जब झेला, पिछले 17 सालों में हर उस मौके पर जानबूझकर इसे एक दलील की तरह पेश किया गया ताकि ये फर्जी थ्योरी किसी भी तरीके से आम आदमी के दिमाग में बिठाई जा सके। लेकिन एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने आज 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस पर फैसला सुनाया तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी की धज्जियां उड़ गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने बम धमाके की साजिश में बरी कर दिया। अपने फैसले में कहा कि मालेगांव में हुए ब्लास्ट की साजिश में इनके शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। और यही नहीं, स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ साफ यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। स्पेशल कोर्ट को फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इन 7 आरोपियों यानी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी, कुल मिलाकर 12 लोगों को भगवा आतंकवाद के नाम पर पकड़ा गया था। मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने इन सब को गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से 5 तो शुरुआती जांच में ही छूट गए थे, जबकि बचे हुए 7 आरोपियों को 17 साल बाद जाकर इंसाफ मिला है। उनके माथे पर लगा जो कलंक था, मालेगांव ब्लास्ट का जो दाग था, 17 साल बाद जाकर मिटा है। महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल मालेगांव में 19 सितंबर 2008 की रात ब्लास्ट हुआ था। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 3 हफ्ते बाद 23 अक्टूबर को महाराष्ट्र एटीएस ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया, जो सामान्य जीवन से संन्यास लेकर धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जी रही थी। भगवा रंग के कपड़े और पगड़ी उनकी पहचान थी, जो भारत में साधु संतों की सामान्य पहचान या पहनावा हुआ करता है। बड़ी बात यह भी है कि महाराष्ट्र एटीएस ने जांच रिपोर्ट में खास तौर से इस बात का जिक्र किया था। मालेगांव में ब्लास्ट रमजान के महीने में किया गया और यह दावा किया गया कि जो ब्लास्ट है वो इस्लामिक आतंक की वारदातों के जवाब में किया गया है। और इसी के साथ कांग्रेस के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये सारे हिंदू आतंकवादी हैं और ये भगवा आतंकवाद है, सैफरन टेरर है। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, ये तीनों नेता खास तौर से भगवा आतंकवाद शब्द को प्रमोट करने में जुटे हुए थे। यही नहीं, इस नैरेटिव के साथ आरएसएस को लपेटने की तगड़ी कोशिश की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से संघ की नजदीकियों की बात कही जा रही थी। आज स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला सुनाया तो यह साफ हो गया कि भगवा आतंकवाद शब्द को उछालने की वजह कुछ और नहीं, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण था। दर्जनों आतंकी वारदातों में जिस तरह इस्लामिक जिहादियों का नाम सामने आ रहा था, उसके जवाब में भगवा आतंकवाद शब्द को हवा दी गई थी। जो दिग्विजय पहले भगवा आतंकवाद का जाप किया करते थे, मालेगांव केस के फैसले के बाद उनकी बोली कैसे बदल गई है, जरा एक बार वो सुनिए पहले। लेकिन हिंदू आतंकवाद का जो आरोप लगा था, कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं।
तो दिग्विजय सिंह को अपनी बोली क्यों बदलनी पड़ गई? उसके लिए आपको एनआईए स्पेशल कोर्ट की टिप्पणी और उसके फैसले का आधार भी जानना चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा है? कोर्ट ने कहा कि मालेगांव केस में जांच के नाम पर एक फंसाने का खेल हुआ है और अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इस केस में एक सेंट्रल पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन का। और बाइक तब साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी, यह बात भी सिद्ध नहीं हो सकी और यह भी साबित नहीं हो पाया कि बाइक में बम लगाया किसने था। कर्नल पुरोहित के विस्फोटक जुटाने, बम बनाने, जो वगैरह वगैरह सब चार्जेस लगाए गए थे, इसके भी कोई प्रमाण नहीं मिले। और इस केस में नियमों के तहत मंजूरी के लिए बिना यूएपीए जो लगाया गया, बिना मंजूरी लिए यूएपीए का लगाना भी, इस पर भी कोर्ट ने ऐतराज जताया। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर था और कोर्ट ने कहा कि केवल संदेह जताकर किसी को सजा नहीं दिलाई जा सकती। तो आप सोचिए कि 17 साल तक इन 7 आरोपियों को, इन 7 लोगों को किस तरीके से सिर्फ संदेह के आधार पर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनको प्रताड़ित किया गया और भगवा आतंकवाद की एक फर्जी थ्योरी गढ़ी गई जिसे प्रचारित और प्रसारित किया गया। अब आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में क्यों साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों पर जो आरोप लगे थे उसको खारिज करते हुए उनको बरी किया गया। वो इसलिए कि इनके खिलाफ जो सबूत और गवाह गढ़े गए, अदालती सुनवाई में वो टिक नहीं पाए। जबकि 1 दशक तक चले इस मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 223 गवाहों से पूछताछ की थी, जिसमें से 34 अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने दबाव में बयान दिया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मालेगांव केस की जांच में जानबूझकर गड़बड़ी की गई, और अगर की गई तो क्या एक किसी के इशारे पर की गई? क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरे मामले को, कुछ खास लोगों को इसमें फंसाया गया? क्या साध्वी प्रज्ञा समेत बाकी 7 लोगों को टारगेट करके इस केस में उलझाया गया ताकि हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी गढ़ी जा सके? इन सब की गिरफ्तारी इसलिए की गई कि ताकि असली गुनहगार दुनिया की नजर में ना आए और इसी बहाने भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव गढ़कर उसका सियासी फायदा उठा लिया जाए। यह वो सवाल है जिस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। आज राहुल गांधी से मालेगांव केस के फैसले पर मीडिया ने सवाल किया तो कैसे गोलमोल जवाब देकर निकल गए, जरा सुनिए। तो मालेगांव पे आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा इस बात की? All 7 have been acquitted in all 7 have been look, please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. तो राहुल इसे असल मुद्दे से भटकाव कह रहे हैं, जबकि भगवा आतंकवाद की फर्जी थ्योरी को सही साबित करने के लिए 7 बेगुनाहों की जिंदगी तबाह कर दी गई। उनके माथे पर कलंक का दाग लग गया। 17 साल तक उन्हें जेल में शारीरिक मानसिक यातनाएं और न जाने क्या क्या झेलना पड़ा। क्या कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्या यह कहकर आप निकल सकते हैं कि असली मुद्दे से ध्यान मत भटकाइए? जाहिर है जवाब देना आसान नहीं है और आज कांग्रेस के लिए और मुश्किल है। इसीलिए प्रमोद तिवारी जैसे कांग्रेसी नेता एक अलग तरह की थेथराई पर उतर आए हैं। वो भी देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन एजेंसी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी सरकार में उन्होंने प्रभावित किया जांच एजेंसियों, गवाहों को और प्रोसिक्यूशन करने में बेईमानी की। नतीजे के तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत जो हुई साक्ष्य वो पूरी नहीं थी।
ही लोगों को दोषी ठहरा सकती। तो मैं कहूँगा यहाँ आतंकवादियों के साथ भाजपा खड़ी है। तो कांग्रेस से कहकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रही है कि स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे, लेकिन इस बयान से कांग्रेस का दो मुंहापन खुलकर भी सामने आ गया। साल 2006 में मुंबई लोकल में 7 सीरियल ब्लास्ट हुए और उस केस में फैसला पिछले हफ्ते आया। और आप याद करिए, उस केस में फंसे आरोपियों को लोकल कोर्ट ने जब बरी किया तो कांग्रेस उस फैसले को इंसाफ की जीत बता रही थी। क्यों? क्योंकि सारे आरोपी मुसलमान थे और मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला उनके हलक के नीचे नहीं उतर रहा। क्यों? क्योंकि सारे आरोपी हिंदू हैं और इससे उनका तुष्टीकरण का खेल बिगड़ जाएगा, उनकी राजनीति बिगड़ जाएगी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस के बचाव का कोई चोर रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद उन्होंने मीडिया में कहा कि मुझे गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया और इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। उन्होंने साजिश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई, हिंदुत्व की जीत हुई और ईश्वर दोषियों को सजा देगा। हालांकि भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने गलत साबित नहीं किया। जिस सनातन पर भगवा आतंकवाद का कलंक लगाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई थी, उसी सनातन की आध्यात्मिक ताकत ने साध्वी प्रज्ञा को जेल की यातनाओं को झेलने की ताकत दी। यह भरोसा दिया कि सत्य हर हाल में जीतता है। बीजेपी नेता साध्वी उमा भारती ये सब बताते हुए आज कैसे रो पड़ी, जरा वो भी देखिए। मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। तो भगवा आतंक के नैरेटिव को सही साबित करने के लिए साध्वी प्रज्ञा को जेल में कैसे टॉर्चर किया गया, उसे भी याद करने की जरूरत है। एक इंटरव्यू में साध्वी प्रज्ञा ने बताया था कि महाराष्ट्र एटीएस की हिरासत में उन्हें कितनी बेरहमी से पीटा जाता था। वो भगवा आतंक का दावा कबूल कर लें, आरोप कबूल कर लें, इसके लिए चौड़े चमड़े के बेल्ट से उनकी पिटाई होती थी। पूरा शरीर सूज जाता था, दिन रात पीटा जाता था उन्हें। पीटने वाले बदल जाते थे, लेकिन पिटने वाली वो अकेली थी। उन्हें कई दिनों तक सिर्फ पानी के सहारे रखा गया, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उन्हें गंदी गंदी गालियां और धमकियों वाला अपमानजनक व्यवहार किया जाता था उनके साथ। यातनाओं का सिलसिला ऐसा था कि साध्वी प्रज्ञा जेल में ही कैंसर का शिकार हो गई। जमानत पर जब वो बाहर आई तो उनके लिए उठना, बैठना, चलना फिरना भी मुश्किल था। शरीर लकवे की हालत में था। न्याय कोर्ट को दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं दुखी हूं अपनी बहन साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, जिनका शरीर पैरालाइज हो गया। मेरे साथ वो मेरे बगल की सीट में बैठती थी, वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। उनकी जिंदगी बर्बाद, और सारे अक्यूज को तो मैं नहीं जानता हूं पर्सनली, लेकिन उनका परिवार भी बर्बाद हो गया होगा। उसका जवाबदेही कौन है, ये जानना है। तो मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों का कोर्ट से बरी होना एक तरफ उस सियासी साजिश की पोल खोल रहा है जो सनातन धर्म को आतंक से जोड़ना चाह रहा था, और दूसरी तरफ सवाल उठा रहा है कि मालेगांव ब्लास्ट के वो गुनहगार कौन हैं, वो असली गुनहगार कौन हैं जिन्हें 7 बेगुनाहों को फंसाकर बचाया गया। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया।
ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। तो स्पेशल कोर्ट का फैसला भले आज आया है, लेकिन भगवा आतंकवाद के आरोपों को देश बहुत पहले से खारिज करता रहा। और कल ही संसद सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू टेरर का शिगुफा छोड़ने के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की लानत मलामत कर दी थी। एक बार उनको भी सुनिए जरा। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का शगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। तो भगवा आतंकवाद का कांग्रेसी नैरेटिव देश के सामने बेनकाब हो चुका है। हकीकत तो यह है कि हिंदू धर्म सर्वसमावेशी धर्म है। सनातन तो वो धर्म है जो युद्ध भी धर्म के दायरे में रहकर करता है, छल छद्म की लड़ाई नहीं करता। इसमें दूसरे धर्मों से युद्ध नहीं, उनका आदर करना सिखाया जाता है। इस धर्म में जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, धर्मांतरण पे कोई जोर नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है, धर्मांतरण का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, किसी को हिंदू बनाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई सोच या साजिश ही नहीं है कि किसी भी तरीके से पूरी दुनिया को हिंदू बना दिया जाए। हिंदू धर्म में तो कट्टरता के लिए कोई जगह दूर दूर तक नहीं है। ये तो इतना उदार धर्म है जिसमें यह आजादी है कि जो भगवान को मानता है वो भी हिंदू है, और जो नहीं मानता है, जो नास्तिक है, वो भी हिंदू है। इसीलिए इतने उदार और धर्म में आतंकवाद की थियरी घुसा देना, भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ देना, ये कितनी कुत्सित चाल थी, ये कितनी खतरनाक सोच थी। इसको जरा कभी गौर से सोचिएगा। अच्छी बात यह है कि आज कोर्ट में यह बात साबित हो गई कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई आतंकवाद दुनिया में कहीं नहीं। और यह उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा है जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को बदनाम करने के लिए एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि किस मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अड़ गए हैं पीएम मोदी, और कैसे भारत का विपक्ष राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी भ्रम फैलाने में जुटा हुआ है। तो राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप में क्या समानता है, क्या पता है आपको? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की समानताएं तलाश ले। फिलहाल हमें तो एक ही सिमिलरिटी दिखती है कि दोनों को ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डेड दिखाई देती है। दोनों को लगता है कि हिंदुस्तान का भविष्य गर्त में। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। ट्रंप ने तो सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखा, वो भी भारत और रूस के लिए एक साथ लिखा, कि इन दोनों देशों की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, यानी इनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। लेकिन हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज जब पत्रकारों के सामने आए तो एक बार नहीं, चार चार बार ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाली बात को पूरी ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको दोहराते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार लिखा, राहुल ने चार चार बार बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी। आप भी सुनिए एक बार। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and
the finance minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। तो सुना आपने और देखा आपने राहुल गांधी का आत्मविश्वास। ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप और हम ये नहीं मानते कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपके और मेरे पास बुद्धि का सर्वथा अभाव है। कम से कम राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज और लहजा तो यही कह रहा है। हम एक बारी ये समझ सकते हैं कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी वाली बात क्यों कही। क्योंकि अभी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही और ये जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर दबाव बनाने की एक रणनीति है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ कम कीमत पर तेल का कारोबार न करे, रूस से कम कीमत पर तेल नहीं खरीदे, अमेरिका से महंगे दाम पर खरीदे। और इसके अलावा और भी कई मसले हैं। वो हथियार भी बेचना चाहते हैं, वो हथियार जिसकी क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में दुनिया में अपने आप में सवालों के घेरे में, वो बहुत सारा मामला, बहुत सारा कारोबार भारत के साथ करना चाहते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि सब भारत के हित में हो। इसलिए भारत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ वाली चाल चली। और यहां देखिए जरा कि ट्रंप की इस प्रेशर टैक्टिक्स के जाल में कौन आ गया, कौन फंसा। सरकार नहीं, राहुल गांधी, जो इस बात को बहुत ही जोरदार तरीके से दोहरा रहे हैं कि ट्रंप ने भारत की सच्ची तस्वीर दिखा दी। एक ऐसी तस्वीर जो या तो ट्रंप ही देख पा रहे हैं या फिर अपने यहां राहुल गांधी को दिखता है। मैं यहां इस मुद्दे पर आपको यह नहीं दिखाना चाहता कि राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और आज मोदी सरकार की कैसी है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, देश आगे बढ़ता रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस ट्रंप की बोली बोल रहे हैं, उन्हें पहले यह तो समझ लेना चाहिए था ना कि ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। राहुल को यह तो समझना चाहिए था ना कि आज अगर डेड इकोनॉमी की तरफ कोई बढ़ रहा है तो कोई और नहीं है, खुद अमेरिका है भाई। और ऐसा नहीं होता तो ट्रंप सरकार दुनिया के लगभग हर देश से टैरिफ वसूली में नहीं जुटी रहती। ट्रंप को मालूम है कि अगले महीने तक अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज बढ़कर 37 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 37,000 अरब डॉलर के पार चला जाएगा, जो कि उसकी जीडीपी का लगभग 120%। और कहा जा रहा है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। सोचिए, जो खुद कर्जा लेकर घी पी रहा है वो हमें ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को राहुल महाज्ञान साबित करने में तुले हुए। असल कहानी तो यह है कि पिछले 30-35 सालों में चीन ने जिस रफ्तार से प्रगति की है, विकास किया है, उससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई। और ट्रंप को मालूम है कि अभी डॉलर नहीं जुटाए तो चीन पीछे छोड़ देगा। चीन तो छोड़िए, फैक्ट तो यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इनोवेशन में जो रफ्तार बढ़ रही है, उससे भी अमेरिका टेंशन में। चीन और भारत 5G, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जितना निवेश हो रहा है, उसको देखकर अमेरिका की नींद उड़ी हुई। और तो और अमेरिका की जो 2030 तक की कुल आबादी है, उसमें 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी, 20% से भी ज्यादा हो जाएगी। काम करने वाले हाथ कम पड़ जाएंगे। पहले ही से अर्थव्यवस्था में एक स्लो डाउन दिख रहा है, एक सुस्ती दिख रही है। ऊपर से सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ केयर, इस पर जो बोझ पड़ेगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो पहले ही 1.5-2% के आसपास रह रही है, उसकी और क्या हालत होने वाली है, इसका आप अंदाजा लगाइए। जबकि भारत की जीडीपी अगले कई सालों तक
6 से 7% और बहुत मुमकिन है कि 8% की रफ्तार से भी बढ़े। अब आप ही बताइए कि किसकी इकोनॉमी डेड है। और एक बात और जान लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका की स्थिति खस्ता हाल है। आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को डेड कहना भी उतना ही बड़ा झूठ है भाई। एक प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, जिसको समझना चाहिए राहुल गांधी को। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो हम आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इफेक्ट है। लेकिन राहुल गांधी उस आदमी की बात पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर खुद को डील मेकर इन चीफ बताता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में कहता है, डील मेकर इन चीफ पहले कहता है। जरा ट्रंप का माइंडसेट भी तो समझिए। खुद ही बता रहे हैं कि भाई डीलर माइंडसेट है उनकी, और राहुल गांधी एक डीलर की बात को लेकर अपने ही देश को भला बुरा कहने में जुटे हुए, कोस रहे हैं। माना कि विपक्ष का काम है सरकार को सवालों में रखना, सवालों से घेरना, सरकार की गलतियों को पॉइंट आउट करना, लेकिन हमारे नेता विपक्ष को क्या बोलना है अब ये अमेरिकी एजेंडे से तय होने लगेगा, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है भाई। विदेशी प्रोपेगेंडा अगर हमारे विपक्ष का हथकंडा बन जाए तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना भाई। अमेरिका अपने एजेंडे से चलता है, अगर उसे फायदा दिखेगा तो भाई भाई, वरना तू कौन मैं कौन। बावजूद इसके राहुल गांधी ट्रंप के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। कई बार तो लगता है कि ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने में राहुल ट्रंप से भी आगे निकल जाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत पाकिस्तान लड़ाई में जेट गिरे थे, लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया था कि किस देश के कितने जेट गिरे लड़ाई में। लेकिन आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ट्रंप के उसी बयान को अब कैसे पेश कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि उस बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया था कि किस देश के कितने गिरे, लेकिन राहुल गांधी ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो कहा था कि भारत के जेट गिरे। आप पहले राहुल का बयान सुनिए और फिर ट्रंप का पुराना बयान भी सुनिए, दोनों सुनिए। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। तो सुना आपने कैसे राहुल गांधी ट्रंप से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। ट्रंप की तो अपनी चालबाजी है, भारत पर दबाव बनाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन राहुल गांधी मोदी विरोध में इतने उतावले हुए जाते हैं कि रुककर 1 मिनट भी ये नहीं सोचते कि ट्रंप की बातों को दोहराते हुए वो मोदी विरोधी से ज्यादा भारत विरोधी नजर आने लगते। राहुल गांधी का आज ही एक और बयान सुन लीजिए। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है भाई। ये इतने बड़े पद पर बैठे किसी राजनीतिक शख्सियत की भाषा हो सकती है क्या? पहले आप सुनिए, एक बार सुनिए और समझिए कि राहुल गांधी कैसे सोचते हैं। ठीक है, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ
जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। सुना, गाली दे रहा है मेरे को। एक गाली किसको दे रहा है भाई? कौन? देश के बारे में बोल रहे हैं, सोचकर बोलना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भारत को डूबती अर्थव्यवस्था कहा है। और अगर ये गाली है, आपको लगता है कि अगर ये गाली है, तो राहुल गांधी को कायदे से खड़े होकर इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए भाई, क्योंकि विदेश नीति के मामले पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी को यहां भी पॉलिटिक्स करनी। लेकिन याद रखिए कि ट्रंप की जो बात पूरे हिंदुस्तान को चुभ रही है, आप उसे दोहराकर कोई दिल नहीं जीत रहे किसी का। और ट्रेड जैसे गंभीर मसले में अगर उन्हें कुछ किसी की सुननी और समझनी भी है किसी की बात, तो बेहतर होता कि अपनी पार्टी के शशि थरूर से सुन लेते, उनसे समझ लेते। शशि थरूर ने आज ट्रंप के टैरिफ लगने वाले फैसले को लेकर जो बयान दिया, वो इतना सधा और संतुलित था। उसमें उन्होंने 4-5 बातें कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप की 25% टैरिफ और जुर्माने की धमकी सौदेबाजी की रणनीति हो सकती है, क्योंकि व्यापार वार्ता अभी जारी है। वो समझ रहे हैं इस चीज को, वो ज्यादा बेहतर कूटनीति समझते हैं। और संभावना है, उन्होंने कहा कि और संभावना है कि बातचीत के दौरान इसमें कमी आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर अमेरिका की मांगे पूरी तरीके से अनुचित है, तो भारत की तरफ से बात कर रहे वार्ताकारों को इसका पूरा विरोध करने का अधिकार है। कि वो थरूरे समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या दुनिया में चल रहा है, अमेरिका क्या चाहता है, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, उनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स दिखती। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, मोदी विरोध की पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में ये भारत विरोध वाला जो सुर अलापने लग जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, न राहुल गांधी के लिए और न देश के लिए। तो देश का मूड मीटर में वक्त आज इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, दिनेश गौतम और मेजर गौरव आर्या।